इससे पहले जो जितना भी हमने सेक्शंस किए हैं उसमें तो नहीं था कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने रिकैप किया हो? नो मैम, नो। नो मैम। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। जस्ट मिनट में भी शेयर करती हूँ आपसे। अच्छा, कोई जरा जल्दी से एक दफा डिफरेंशिएट कर दे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? मैम क्वालिटेटिव वेरिएबल में कैटेगरीज बनी होती हैं और ठीक जो है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है। ठीक, गुड। नीचे गिर गया। अगर आपने कोई क्वेश्चन क्वांटिटेटिवली पूछना है तो किस तरह से आप उस क्वेश्चन को लिखेंगी क्वेश्चन में? मैम ब्रैकेट्स होंगे। मुझे समझ नहीं आई, ब्रैकेट मीन मतलब मैम ऑप्शंस या ब्रैकेट्स होंगे। क्वांटिटेटिव में? मैम क्वालिटेटिव। ये ऑप्शंस किस में होंगी, क्वालिटेटिव में होंगी या क्वांटिटेटिव में होंगी? मैम क्वालिटेटिव में होती है, क्वांटिटेटिव तो मेरे ख्याल से ब्लैंक्स होती हैं। वो ब्लैंक होगा, बिल्कुल। यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन क्वांटिटेटिवली पूछना है तो इसका मतलब है कि उसमें तो आप आगे ब्लैंक एक प्रोवाइड करेंगे, डेट्स इट, ऑप्शन नहीं होगी। और अगर आपने इफ यू वांट टू आस्क समथिंग क्वालिटेटिवली देन यू हैव टू प्रोवाइड ऑप्शंस। वो रेंजेस हो सकती हैं, वो कोई नाम भी हो सकते हैं, जैसा हमने किया था लास्ट टाइम कि क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसे हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं, दैट कैन बी नॉमिनल, दैट कैन बी ऑर्डिनल। ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है या नहीं, या जस्ट नेम अगर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो नॉमिनल होगा। ठीक है, ये तो दोनों डेफिनेशन क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, then what is difference between independent and dependent variable? मैम डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है ना जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे होते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं वो हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उनमें कोई चेंज आएगा तो उसकी वजह से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, जो हमारा आउटकम वेरिएबल होता है। ठीक है, ओके। यानी मेन इसको इजीली अगर हम समझना चाहें तो ये बात है कि जो भी पर्पस है आपका, जिसकी आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस चीज को मेजर करने के लिए आप कर रहे हैं, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके अलावा जो कुछ भी आप पूछते हैं अपने रिस्पोंडेंट से, वो जितने भी क्वेश्चंस हों वो सब आपके क्वेश्चंस कहलाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें डेमोग्राफिक्स भी आ सकते हैं, उसमें कोई क्लिनिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, उसमें कोई और स्केल भी आप यूज कर सकते हैं। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। other than the outcome. रोशन है? यस मैम। मैम लैग हो रहा है। ओके, जस्ट तो फिर दोबारा जरा बताइएगा। अब बताएं, कुछ बेहतर हुआ है? जी मैम बेहतर है। ओके, चले मुझे जरा साथ साथ बता दीजिएगा अगर कोई इशू होता है। ओके, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ये क्लियर हो गया आपको? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? नो मैम। ठीक है। अच्छा, एक और बात भी ये ज़हन में रखिएगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए हम आउटकम वेरिएबल का नाम भी यूज करते हैं। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल और वी कैन से आउटकम वेरिएबल मींस द सेम थिंग। कुछ जगहों पे आउटकम वेरिएबल आपको नजर आएगा लिखा हुआ। सिमिलरली इंडिपेंडेंट तो वो ज़हन में रखिएगा कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैम इंडिपेंडेंट आपने क्या बताया, फिर से लैग था वॉइस में। मैम डिपेंडेंट तो आउटकम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल
प्रिडिक्टर वेरिएबल। Predict. Oh, thank you, ma'am. 265 687 26 वो दिखा आईडी पासवर्ड दिखा मुझे दिखा। अब आवाज है कुछ बेहतर है पहले से? प्लेट ला के रख दूं मैंने उसमें हर पोजीशन भी चीज चेंज की है। तुम्हें जो आज तकलीफ क्या ना इशू हो है? मैम क्लियर होता है मगर बीच में थोड़ा ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अल्लाह करे ठीक हो जाइए। ओके, अच्छा लास्ट टाइम फिर हमने किया था जी स्टार्ट सैंपल साइज कैलकुलेशन। उसके हमने कुछ फार्मूलाज तो देखे थे। एक तो तरीका यही है सैंपल साइज कैलकुलेशन का कि हम मैनुअली करें बाय हैंड, जो फार्मूला आपको दिखाया था लास्ट टाइम हम उसे यूज करें, एक तो वो भी हो सकता है। उसके अलावा एक और प्रोसीजर ये है कि हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है उसके थ्रू करें। ठीक है, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। पासवर्ड बता रहे जी नजर आ रहा है? पता नहीं क्या स्क्रीन शेयर हो गई? 09 कुछ था। Yes, ma'am. यस मैम। ओके यस मैम हो गई है। ठीक है। अच्छा जी, ये आपके सामने जो ऑनलाइन एक प्रोसीजर है, एक वेबसाइट है, इससे हम कर सकते हैं। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा और मैम आवाज काफी नहीं आ रही। डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में। ये सिंपल है यूज करना, और इसकी जो लिमिटेशन है थोड़ी सी, वो अच्छा नहीं करता। आज ये क्या हो रहा है, क्या करूं मैं अब? अभी भी वैसे ही है। मैम आप क्लियर है। मैम आप क्या बता रही थी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का? जी जी, मैं आपको ये बता रही थी कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इसके अलावा और भी हैं। ये वाला सॉफ्टवेयर क्रॉस सेक्शनल और केस कंट्रोल के लिए बेस्ट है। यानी क्रॉस सेक्शनल अगर आप कर रहे हैं कोई काम, या केस कंट्रोल, उसके सैंपल साइज के लिए ओपन एपी बेहतर है, और कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन कोहॉर्ट डिजाइन अगर आप यूज कर रहे हैं उसके लिए ये बेहतर नहीं है। ठीक है, मैम व्हाई? वो अभी मैं आपके सामने करती हूँ। ये कुछ डाटा इस तरह से मांगते हैं उसमें। कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन के लिए एक दो और हैं, एपी इन्फो भी अच्छा है, इसके अलावा और भी हैं, वो बेहतर रहते हैं कोहॉर्ट डिजाइन के लिए। ये बस ठीक है, सही है। ओके मैम। लेकिन क्रॉस सेक्शन और केस कंट्रोल के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसे यूज करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब आपने जब ओपन किया इसे, तो आपको लेफ्ट साइड पे इसकी ये सारी ऑप्शंस नजर आ रही हैं कि ये क्या कुछ आपके लिए कर सकता है। हमें फिलहाल ये यूज करना है टू कैलकुलेट सैंपल साइज। लेफ्ट साइड पे यू कैन सी दिस सैंपल साइज, नजर आ रहा है ना आपको? यस मैम। ठीक है, इसे हम क्लिक करेंगे। नीचे ये सारी ऑप्शंस हैं। ये सारी ऑप्शंस बेसिकली स्टडी डिजाइन की हैं कि आपका स्टडी डिजाइन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सैंपल साइज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सैंपल साइज आप प्रोपोर्शन के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब केस कंट्रोल, सॉरी, प्रोपोर्शन का मतलब क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन है, ये ध्यान में रखिएगा। ओपन एपी में सैंपल साइज कैलकुलेशन में जहां प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, इट मींस क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन। ये क्लियर हो गया? यस मैम। यस। फिर इसके बाद अनमैच केस कंट्रोल। ये वैसे मैचिंग के लिए भी यूज हम कर लेते हैं, टेक्निकली इन्होंने अनमैच केस कंट्रोल के लिए बनाया हुआ है। कोहॉर्ट और आरसीटी, ठीक है, अगर आप कोहॉर्ट डिजाइन यूज कर रहे हैं या आरसीटी यूज कर रहे हैं तो भी ऑप्शन है। एंड लास्ट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्टडी डिजाइन है वो कैसा है। जिस तरह से भी होगा उसी तरह से आपने वही वाला फॉर्मूला यूज करना है। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं इसे यूज करना फॉर प्रोपोर्शन, जिसका मतलब है बेसिकली क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल। हम्म,
अच्छा, ये सेकंड जो विंडो ओपन हुई है ये भी नजर आ रही है? यस मैम। ठीक Yes. है, ओके। अब यहाँ पे Yes, आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है, यहाँ आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी एंटर न्यू डाटा। ठीक है, इसे हमने क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें इंफॉर्मेशन आपने एंटर करनी है। अब टर्न बाय टर्न देखते हैं कि ये क्या आपसे पूछ रहे हैं। नंबर 1 थिंग इज द पॉपुलेशन साइज। लास्ट टाइम शायद आपको याद हो जब हम लेक्चर कवर कर रहे थे ये, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने सैंपल साइज कैलकुलेट करना है सबसे पहले ये सोचना है कि डू यू नो योर पॉपुलेशन इन नंबर्स। क्या वो काउंटेबल है आपकी पॉपुलेशन या अनकाउंटेबल है? ये हर किसी के जो भी रिसर्च एरिया होगा उस पर डिपेंड करता है। समटाइम्स ऐसे होगा कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका नंबर नोन होगा। आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी लिस्ट अवेलेबल हो सकती है इजीली। वही जो लिस्ट है उसे हम सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं। अगर तो ऐसे है वो नंबर इजीली अवेलेबल है, काउंटेबल है, तो फिर हम कहेंगे यस अवर पॉपुलेशन साइज इज नोन। और फिर आपने यहाँ जो आपको नंबर लिखा नजर आ रहा है इसकी जगह पे उस नंबर को आपने एंटर करना है। हेलो। फॉर इंस्टेंस नहीं मम्मी। मेरे लिए पॉपुलेशन साइज जो है वो 300 है। कोई स्पेसिफिक कोई कैडर था, कोई स्पेसिफिक लोग हैं जिनका नंबर मुझे पता है और मैं उन्हीं पे रिसर्च करना चाहती हूँ। पॉपुलेशन साइज नोन हो गया, 300 नंबर था, हाँ मैंने जी, वो बस एंटर कर दिया। 1 घंटे तक हो जाएगी। हाँ ये क्लियर हुआ? ठीक ठीक है मम्मी। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके। और अगर ज्यादातर ऐसे ही होगा कि पॉपुलेशन साइज नोन नहीं होगा, डेट विल बी अननोन फॉर यू। और अगर आपके लिए भी इसी तरह से ही है कि अननोन है पॉपुलेशन साइज, तो फिर आपने इस नंबर को एडजस्ट नहीं करना। इसमें बाय डिफॉल्ट जो सेट था नंबर उसी को रहने देना है। ठीक है, ओके मैम। ठीक। एक तो ये हो गया। सबसे पहली चीज जो हमने करनी थी यहाँ पे वो तो ये था जी कि पॉपुलेशन साइज नोन है तो नंबर एंटर कर दें, अननोन है तो जो बाय डिफॉल्ट नंबर इसमें है लेट इट बी, उसको नहीं छोड़ना आप। इससे आगे आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है एंटीसिपेटेड परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शन, इस तरह से आप इसे समझ लें। ये बेसिकली आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि जो भी रिसर्च आप करना चाह रहे हैं अगर आपके ही कॉन्टेक्स्ट में वो रिसर्च पहले हो चुकी है, लेट्स से कि आपने उसको मॉडिफाई किया है किसी भी और फॉर्म से, आप कुछ अब उसमें कुछ एडिशनल और कंपोनेंट असेस करना चाहते हैं, आप उसमें कोई और स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो काम पहले आपको नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं हुआ है आपके ही कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि सबसे पहले तो आपने पाकिस्तान में देखना है कि क्या ऐसी रिसर्च पहले हुई है। अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से ही मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपने सिमिलर कॉन्टेक्स्ट देखना होता है। इस तरह से नहीं होगा कि वो रिसर्च कनाडा में हुई, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में, तो आप वहां से उसकी परसेंटेज लें। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी होगी आपने लिटरेचर रिव्यू में, आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो भी टॉपिक मैंने सोचा है इस तरह का काम पहले हुआ है या नहीं। पहले तो यस नो में देखें, एंड इफ यस तो फिर उसमें क्या क्या आंसर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जैसे लास्ट टाइम भी हम कहे थे, हम स्ट्रेस की बात करते हैं अमंग स्टूडेंट्स। हम फिलहाल जो सोच रहे हैं टॉपिक, हम MSPH स्टूडेंट्स में स्ट्रेस देख रहे हैं। आपने जब इसको इंटरनेट पे सर्च किया आपने ये रियलाइज किया कि स्ट्रेस मेजरमेंट स्टूडेंट्स में हुई है पाकिस्तान में। MSPH में नहीं हुई अलग बात है, लेकिन इसी तरह के एज में ऑलमोस्ट ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और उसमें आपको फॉर एग्जांपल आइडिया हो गया जी कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स इस लेवल पर हैं पोस्ट ग्रेड में, उनमें ऑलमोस्ट 60% है स्ट्रेस फॉर एग्जांपल। अब 60% आपके लिए प्रीवियस प्रेवलेंस है ऑफ योर आउटकम ऑफ इंटरेस्ट। ये क्लियर हो रही है बात मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आपने अपनी रिसर्च का आउटकम सोचना है। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं जब सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं कि हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में से जो जो परसेंटेज ढूंढनी है वो किस चीज की ढूंढनी है। आपने परसेंटेज ढूंढनी है कि जो आपका आउटकम वेरिएबल है उसकी। ठीक है, आप जो भी चीज असेस करना चाहते हैं उसकी आपने परसेंटेज ढूंढनी है प्रीवियस लिटरेचर में।
अगर तो और मिल मैम जाती अगर वो एक से ज्यादा है फिर जी, दोबारा बोलिए अगर वो एक से ज्यादा है आउटकम वेरिएबल्स। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, आपको एक से ज़्यादा रिसर्चेज़ मिल सकती हैं, जैसे मैं स्ट्रेस की बात कर रही हूँ। हो सकता है पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स की रिसर्च रावलपिंडी में भी हुई है, लाहौर में भी है, कराची में भी है। अब उसमें से फिर दोबारा आपने ये देखना है कि क्लोज़ेस्ट जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, उनसे क्लोज़ेस्ट कौन-सी है। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मोर देन वन आर क्लोज़ेस्ट टू योर टॉपिक, टू योर रिस्पोंडेंट्स, तो उसमें से कोई भी आप एक यूज़ करें, लेकिन आपने रेफ़रेंस उसका देना है। रेफ़रेंस आपसे एग्ज़ामिनर भी पूछेगा, आर्टिकल पब्लिकेशन में भी पूछा जाएगा। हमेशा ये आपको ये याद होना चाहिए कि आपने कौन-सा आर्टिकल लिया, कौन-सी रिसर्च की। विदाउट रेफ़रेंस नहीं होगा ये काम। ये क्लियर हो गया? राइट मैम। ठीक है। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ये भी हो सकती है मैम आपकी पॉसिबिलिटी आवाज नहीं आ रही। फिर रुक गई है। अच्छा, अब इसमें फिर दोबारा से ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपको प्रीवियस कोई भी काम, आपका जो काम है उससे सिमिलर ना मिले। यानी प्रीवियस आपको कोई भी परसेंटेज नहीं मिल रही आपके आउटकम वेरिएबल के लिए। अगर इस तरह से है, तो फिर आपने 50% ही रहने देना है। जिस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 50 लिखा नज़र आ रहा है, इसको आपने फिर चेंज नहीं करना। देन दिस शुड बी 50 और ये 50 कब होगा कि जब आपने बहुत सारा लिटरेचर किया रिव्यू, पाकिस्तान से आपको अपनी स्टडी से सिमिलर कुछ नहीं मिला। क्लियर हुआ ये? राइट मैम। मैम इस 50% का मतलब है कि जो हमारा वेरिएबल क्वेश्चन है दैट मींस कि 50% चांसेस है कि वो एक्सेप्ट हो जाए और 50% बिल्कुल, ये नहीं होगा वो। जी, एग्जैक्टली तो मैम आउटकम वेरिएबल स्ट्रेस है यहाँ पे। बिल्कुल। आउटकम वेरिएबल फिलहाल जो हम ले रहे हैं वो स्ट्रेस ले रहे हैं। जो हम मतलब रिसर्च कर आउटकम रहे हैं वेरिएबल स्ट्रेस है मैम, और ये 50% क्या बताता है कि स्ट्रेस है? 50% अगर 50% हम ले रहे हैं तो इसका मतलब फिलहाल तो ये है टेक्निकली कि हमने प्रीवियस लिटरेचर पाकिस्तान से जितना रिव्यू किया, कहीं से भी जी। हमें स्ट्रेस का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में कोई प्रोपोर्शन नहीं मिला। तो हम 50 ओके। रखते हैं। और अगर 60% है तो 60% स्ट्रेस है स्ट्रेस है एमएसपीएच पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट। स्टूडेंट्स में, बिल्कुल। इधर आ जा। पोस्ट ग्रेड ओके। स्टूडेंट्स में मे बी वो एमएसपीएच में भी हुआ हो या जहाँ जैसे भी, लेकिन वो आपके ही सिमिलर होंगे रिस्पोंडेंट जैसे आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन रेफरेंस आपने यूज करना होगा उसका। विदाउट रेफरेंस आप कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? लास्ट यस मैम, आ ये लो यस मैम। ले लो ना। ओके जी, यहाँ तक दो बातें तो हमने समझनी कि साइज हमें मालूम है या नहीं है, और जो भी हमारा मैम can't hear you. प्रीवियस लिटरेचर में उसकी क्या परसेंटेज है ये हमें मालूम है मैम आवाज नहीं आ रही। हर जो आपके में हम समटाइम पिक्चर लंबा लेना उतना ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। अच्छा, अब बताएं, अब आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ओके, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ ये बात। थर्ड पॉइंट आपके पास है एब्सोल्यूट प्रिसीजन, लिखा नजर आ रहा होगा आपको। ये मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि इसे हम मार्जिन ऑफ एरर भी कहते हैं। ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर पहले आपने नहीं पढ़ा था, पहले पढ़ा हुआ है? यस मैम, बायोस्टैटिक। ठीक है, ठीक है। क्या होता है मार्जिन ऑफ एरर? मैम आपके सैंपल साइज का कितना डिफरेंस है फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन? ठीक है, यानी जो भी आपकी फाइंडिंग आएगी, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डेविएट कर सकती है एक्चुअल सिनेरियो से, जो भी आपकी रिस्पोंडेंट जो पॉपुलेशन है। ठीक है, अच्छा, अब मार्जिन ऑफ एरर हम मोस्टली 5% ही रखते हैं।
जिसमें आपको यहाँ पे भी 5 लिखा नजर आ रहा है। put your bags यहाँ, तो ये हम चेंज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई होता नहीं है, चेंज हम कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप तभी चेंज करेंगे जब सुपरवाइजर एग्री करे, put your bag खुद से नहीं आप चेंज करेंगे। this. ठीक है, ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, ये तो कंपलसरी है समझने आपके लिए, और यूज करना भी कंपलसरी है आपके लिए। लास्ट पॉइंट जो आपको लिखा नजर आ रहा है, दिस इज डिजाइन इफेक्ट। ये डिजाइन इफेक्ट वो यूज करेंगे स्टूडेंट्स या वो रिसर्चर यूज करेंगे जिन्हें क्लस्टर सैम्पलिंग यूज करनी है। क्लस्टर सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो उसमें बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है, उसे हम डिजाइन इफेक्ट कहते हैं। वो बेसिकली हम रेशो बना रहे होते हैं कि टोटल कितने क्लस्टर्स थे और उसमें से हमने कितने पिक किए रैंडमली। अगर तो आपने क्लस्टर सैम्पलिंग यूज ही नहीं की तो फिर तो ये 1 रहेगा, फिर आपने इसे टच नहीं करना। और अगर आपने क्लस्टर सैम्पलिंग यूज की है तो फिर दोबारा आपने सुपरवाइजर की परमिशन से वो जो भी आपको नंबर कैलकुलेट करके देंगे वो यूज करते हुए आपने ये फिल करना है। लेकिन हमारे अक्सर रिसर्चेस में हम इसे इग्नोर कर देते हैं, हम मोस्टली सैंपल साइज कैलकुलेशन में इवन इफ वी आर यूजिंग क्लस्टर सैम्पलिंग हम नहीं डिजाइन इफेक्ट ऐड करते। लेकिन अगर मैम, आपने हमने बहुत अच्छी जी मैम इसका मतलब है हमने पॉपुलेशन साइज और एंटिसिपेटेड फ्रीक्वेंसी जो है ये 2 चीजें हमने करनी और 2 चीजें हमने बिल्कुल। सुपरवाइजर्स सुपरवाइजर बिल्कुल, वो सुपरवाइजर जैसे आपको कहेंगे वैसे करना। ओके। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अच्छा, अब इसी इंफॉर्मेशन के लिए हम करते हैं कैलकुलेट पॉपुलेशन साइज 300 प्रीवियस। चलिए इसको भी चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे प्रीवियस स्टडीज से स्ट्रेस 60% मिला, ये 60 हो गया। एब्सोल्यूट प्रेसिजन 5 ही हम रख रहे हैं, डिजाइन इफेक्ट हम यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है जी, सैंपल साइज कैलकुलेशन आपके सामने है। कॉन्फिडेंस लेवल हम 95% पे काम करते हैं, बाकी परसेंटेजेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगेन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। मोस्टली वी वर्क ऑन 95%। 95% अगर इस पे हम काम करना चाह रहे हैं उस सारी इंफॉर्मेशन के साथ जो हमने ऐड की, तो आपका सैंपल साइज बन जाएगा 166। नजर आ रहे हैं ना आपको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, ये क्लियर हुआ? मैम एक क्वेश्चन पूछना था, अगर वापस रिटर्न करना हो तो देन वी गो टू स्टार्ट अगेन। जी जी, आप इसको क्लियर कर दें इंफॉर्मेशन को। स्टार्ट आप पे इसको जाके। अगर हाँ बिल्कुल स्टार्ट पे कर देंगे, एंटर पे कर दें। ये यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है, इस तरह से कर दें। ठीक है क्लियर मैम, के एंटर पे ऑप्शन जाके क्लियर की ऑप्शन। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उस पे दोबारा करना चाह रही हूँ। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने पॉपुलेशन साइज चेंज किया था, हमने उसे 300 किया था। अब हम इस तरह से करते हैं जी कि हमें अपनी पॉपुलेशन नंबर में नहीं मालूम, यानी हमारे पास कोई ऐसा सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, ये सीख लो। फिक्स नहीं है कोई सैम्पलिंग फ्रेम। अब जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर है इसको ऐसे ही रहने देना है आपने। प्रीवियस जो प्रेवलेंस है आउटकम वेरिएबल की वो मैं वही रखती हूँ 60। पहले भी मैंने 60 यूज की थी, अब मैं अगेन 60 यूज कर रही हूँ। द ओनली डिफरेंस इज द पॉपुलेशन साइज। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन वैसी ही है। इसे कैलकुलेट करें। अब कितना आया आपका सैंपल साइज? 369. 369। 369। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम जब पॉपुलेशन साइज चेंज कर रहे हैं अननोन के साथ ज्यादा ही आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अननोन के साथ ज्यादा ही आता है, और जब आपको नंबर नोन होता है तो वो नोन मोस्टली कम नंबर ही होता है ना, 300 तक होगा, मे बी 500 इतना ही काउंटेबल होता है। उससे आगे जब है तो हम उसे भी काउंटेबल कंसिडर ही नहीं कर रहे होते हैं, तो उसमें सैंपल साइज कम हो जाता है। तो ये बेनिफिट होता है पॉपुलेशन साइज अगर नोन है उसका नंबर यूज करने का।
क्लियर? यस यस मैम मैम Yes, ma'am. ठीक है, अब हम करते हैं जी दोबारा से। पॉपुलेशन साइज अननोन ही रहने दें। ये जो 60% है, इससे मैं 50 पे लेके जा रही हूँ। और 50 हमने कब यूज करना होता है? When do we जब use हमारे 50? पास कोई प्रीवियस प्रेफरेंस ना मिले हमें। हाँ मिले, ठीक है, आपने लिटरेचर सर्च कर लिया, आप सेटिस्फाई हैं कि मैंने अच्छी तरह से लिटरेचर सर्च किया है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा काम ही नहीं पहले हुआ, इसका मतलब कि आपका जो भी आउटकम वेरिएबल है उसकी प्रीवियस प्रेवलेंस आपके पास नहीं है। अब अगर नहीं है देन यू हैव टू यूज 50। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कितना आया सैंपल साइज? 384 380। ठीक है, 384। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स का, जब आप लोग भी मतलब आगे करेंगे रिसर्च इंशाल्लाह, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही आएगा 384। उसमें दो बातें होती हैं, एक तो ये होता है जी पॉपुलेशन साइज अननोन ही होता है मोस्टली, ठीक है, एग्री। लेकिन ये जो प्रीवियस प्रेवलेंस वाली बात है ना, जो 50% यूज करते हैं, इसमें समटाइम्स आई डिसएग्री, क्योंकि जब तक आप लिटरेचर सर्च ठीक नहीं करते तो आपको वो नंबर नहीं मिलता। और स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, मतलब 2-3 आर्टिकल पढ़े और कह दिया कि हमें प्रीवियस प्रेवलेंस मिली ही नहीं। इसका बड़ा रेयरली होता है, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहे होते हैं। अननोन पॉपुलेशन, अननोन प्रीवियस प्रेवलेंस ऑफ अगर आउटकम सैम्पल वेरिएबल। साइज में इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, वैसे 50 to 60 में के मैम होता है। नहीं 50-60 में तो चले ठीक है, नहीं है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि इतना ही डिफरेंस हो हमेशा। प्रीवियस अगर नोन है प्रेवलेंस, यस मे बी मैम, 30% हो, मे बी 70 ज्यादा हो भी सकते हैं। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए आपको वो उस चीज पे यकीन होना चाहिए कि हाँ वाकई हमने किया है लिटरेचर सर्च और नहीं मिला। अदरवाइज इससे फिर ये फील होता है कि लिटरेचर रिव्यू ठीक नहीं हुआ स्टूडेंट का। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम यस मैम। अच्छा अच्छा, अब एक और पॉइंट, यहाँ तक तो अभी हमने सैंपल साइज कैलकुलेट किया है, इसे हमने ऑनलाइन किया है कैलकुलेट। हमारा जो भी सैंपल साइज होता है कैलकुलेट, जैसा अभी इस कंडीशन में 384 है, अभी हम जब स्टार्ट में कर रहे थे 166 भी आया था, जो भी नंबर आपका आता है, आपने कोशिश करनी है कि उसमें कुछ नंबर आप एडिशनल रिस्पॉन्डेंट्स को जरूर ऐड करें। आई मीन अगर 384 आया ना, आपने स्ट्रिक्टली 384 से ही नहीं लेना डाटा, आप इसको 400 नहीं चले, 400 ज्यादा है, अगर चले आप इसको 390 कर लें, यानी 4-5 रिस्पॉन्डेंट्स, इतना आपके पास नंबर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए डाटा का, यानी इतने क्वेश्चन आपके पास एडिशनल होने चाहिए इन हैंड। क्यों होने चाहिए, क्यों कह रही हूँ मैं? नो नो, वो देखो मामा आ गए। अगर 384 आया तो हम स्ट्रिक्टली 384 ही क्यों ना लें? एरर को मिनिमाइज करने के लिए मैम। एरर मतलब कौन सा एरर, किस चीज का एरर? मैम रिकॉल एरर या किसी तरह का। यानी जब आप डाटा लेंगे ना अपने रिस्पॉन्डेंट से, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपको सारे रिस्पॉन्डेंट ठीक ही डाटा दे रहे हो। समटाइम्स बहुत सारे क्वेश्चन आपको बाद में डिस्कार्ड करने होते हैं। आप जब उसको फिल कर रहे होते हैं, जब आप उसको फिल कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं, उस वक्त नहीं आइडिया होता। जब आप उसे एंटर करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि इस रिस्पॉन्डेंट ने ये गलती की है, इसने ये मैम गलती की रिकॉल है, बाइस जिसे कहते हैं, रिकॉल मेमोरी या रिकॉल बाइस। वो भी हम कह सकते हैं। यानी उसने क्वेश्चन सारे फिल ही नहीं किए, आपको डाटा पूरा नहीं मिल रहा क्वेश्चनर में से, तो इस तरह के जो क्वेश्चनर्स हैं उनको फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे डिस्कार्ड करना शुरू करें तो सैंपल साइज तो कम हो जाएगा आपका। यू कैलकुलेटेड इट टू बी 384, अब मैं इसको 383 भी नहीं कर सकती, इट शुड बी 384। तो वो जो माइनस मैं कर रही हूँ, उन माइनस को रिप्लेस भी तो करना है ना किसी से, वो तभी रिप्लेस होगा कि जब आप कुछ रिस्पॉन्डेंट से एक्स्ट्रा डाटा भी ले लें। यानी जो भी सैंपल साइज आता है ना, उसमें आप ये ध्यान में रखें कि 4-5 इंडिविजुअल्स एक्स्ट्रा आपने लेने हैं। इसे हम कहते हैं टू कवर नॉन रिस्पॉन्स रेट, टू कवर एरर्स इन क्वेश्चनियर। क्लियर? यस मैम। यस ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो होगी जी ये बात, इससे मैं करती हूँ। ये जो सैंपल साइज था, इसमें आपको सेकंड ऑप्शन ये लिखी नजर आ रही है, अनमैच केस कंट्रोल। ठीक है, इसे क्लिक करते हैं। अब ये अनमैच केस कंट्रोल, इसमें हम जाते हैं जी एंटर,
न्यू डेटा, टू साइडेड कॉन्फिडेंस लेवल 95% पे हम काम करते हैं मोस्टली। पावर ऑफ स्टडी हम 80% पे ही करना चाहते हैं, इससे कम बेहतर नहीं है, इससे ज़्यादा समटाइम्स वो फिर वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर अगर आपने की है तो सैंपल साइज भी आपको उतना ही ज़्यादा चाहिए होगा। 80 पे ही रहते हैं हम। फिर इसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है रेशियो ऑफ कंट्रोल टू केसेस, यानी आप 1:1 चाहते हैं, 1:2 चाहते हैं, जो भी नंबर आप चाहते हैं वो आपने यहाँ पे फिल करना है। फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये 1:1 पे सेट है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ कंट्रोल्स एक्सपोज। आपने केस कंट्रोल स्टडी प्लान की हुई है, केस और कंट्रोल, उसमें से वो कंट्रोल ये आपसे परसेंटेज पूछ रहे हैं कि वो कितने परसेंट आपके ख्याल में एक्सपोज हो सकते हैं। एक ये वाला बॉक्स और एक आपको ये जो नीचे दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इसमें से कोई एक आपने कंसिडर करना है। ज्यादातर इजी ऑड्स रेशियो लेना होता है। ये जो दो बॉक्सेस हैं, इनकी इंफॉर्मेशन आप प्रीवियस लिटरेचर में से किसी आर्टिकल से निकालेंगे। वो आर्टिकल होगा भी वैसा कि जिसने केस कंट्रोल ही यूज किया होगा। उसमें से आपको पता चलेगा कि जो भी कंट्रोल है उस स्टडी के लिहाज से कितने परसेंट वो एक्सपोज हुए थे किसी भी रिस्क फैक्टर से, और उसी स्टडी में ऑड्स रेशो का आंसर क्या आया था। यानी ये दोनों बॉक्सेस, जहाँ एक जगह आपको 40 लिखा नजर आ रहा है और एक आपको एम्प्टी नजर आ रहा है, इन दोनों बॉक्सेस को आपने किसी एक आर्टिकल से फिल करना है और उस आर्टिकल का रेफरेंस यूज करना होता है। ये पॉइंट और क्लियर मैम हो रहा अगर है? ना हो तो फिर ये वही होगा जिस तरह पहले हमने 40% लिया था, 50% लिया, तो उसी तरह 40% ही अब लिखेंगे। ये ऊपर वाला तो चले ठीक है, चले ठीक है, इसको तो हम कह दिया जी कि हमने 40% यूज कर लिया। लेकिन ये जो नीचे दो बॉक्सेस हैं, जब तक आप इसमें से किसी एक को फिल नहीं करेंगे, ये कैलकुलेट नहीं करेगा सैंपल साइज। मैम ये लिटरेचर से ही करना है, जो प्रीवियस लिटरेचर है उसी से। ये उसी से ही करना है, बिल्कुल। Okay, ma'am. अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अल-शिफा कोई प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस फॉर सर्चिंग एंड डाउनलोडिंग आर्टिकल्स? वैसे मुझे लगता नहीं है कैसे है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे है नहीं। नहीं है मैम, मेरे बिकॉज मैंने शुएब से पूछा था सर से, तो वो कह रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन या ई लाइब्रेरी का कोई एक्सेस ये होना चाहिए। अगर आपको HSC वाले दे रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि हाउ कैन बी हेल्प यू विद ईमेल और सब, मगर हम डायरेक्टली नहीं देते मैम। नहीं देते, बिल्कुल। ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये कि ये होना चाहिए, इसके बगैर मुश्किल हो जाता है। यानी आप कैंपस में रह के काम नहीं कर पाते। ये तो खैर मुझे भी फील होता था, तो लेकिन खैर ये नहीं है। होपफुली हो जाएगा। इस पे बात तो कई दफा हुई है, बहुत मीटिंग्स में हुई है इस पे बात। ओके, अच्छा, यहाँ तक जो हम डिस्कस कर रहे थे बात, तो इसमें चले फर्ज करें मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देती हूँ, ऑड्स रेशियो 2। ठीक है, अब इसे हम करते हैं कैलकुलेट। ये आपके सामने आ गया है सैंपल साइज। इसमें आपके पास सैंपल साइज केसेस का लिखा नजर आ रहा है, ये अभी आपको इक्वल इक्वल नजर आएगा। आप इसमें से ये करेक्शन फैक्टर के साथ है, इसमें से आप कोई भी यूज कर लें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सच। इतना ज्यादा कोई टेक्निकल उस वक्त पूछता भी नहीं एग्जामिनर। आप तीनों कॉलम में से कोई एक यूज कर लें। फर्स्ट वन चले हम यूज कर लेते हैं। केसेस कितने लेने हैं? 134। कंट्रोल्स कितने लेने हैं? 134। इक्वल नंबर क्यों आया है? क्योंकि हमने 1 by 1 मैचिंग की। 1:1 रेशियो। 1:1 में किया था। ये ऊपर आपको लिखा भी नजर आ रहा होगा थर्ड लाइन में, रेशियो ऑफ कंट्रोल्स टू केसेस 1, और टोटल सैंपल साइज हो गया 268। अच्छा, अब हम सिर्फ इसे चेंज करते हैं, कंट्रोल टू से हम इसे 2 कर देते हैं। ठीक है, अब केसेस आपको कितने नजर आ रहे हैं? 100। कंट्रोल लॉस का ऑलमोस्ट डबल हो गया। टोटल सैंपल साइज 299, यानी 300 कह लें। ठीक है, ये समझ आया आपको कि आपने ओपन एपी कैसे यूज करना है टू कैलकुलेट सैंपल साइज फॉर क्रॉस सेक्शनल एंड केस कंट्रोल।
यस मैम, यस मैम। यस। अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, अब सैंपल साइज कैलकुलेशन के लिए एक तो आपके पास सैंपल साइज कैलकुलेशन के लिए जो मैनुअल अगर आपने करना है अगर, तो फॉर्मूला आपको सामने ये नज़र आ रहा है जिसमें v स्क्वायर नज़र आ रहा है, p एंड q नज़र आ रहा है लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय e स्क्वायर नज़र आ रहा है। ये जो डिनोमिनेटर है e, दिस इज मार्जिन ऑफ एरर जो 5% होता है। जहाँ आपको ये जो स्मॉल p लिखा नज़र आ रहा है ये वो प्रीवियस प्रेवलेंस है आपके आउटकम की, जो अगर तो अननोन है तो आपने 50% लेना है और अगर नोन है तो वही परसेंटेज होगी। और Q का मतलब होगा 1 माइनस P। V का आंसर 1.96 होता है स्टैंडर्ड 95% पे। आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3.84। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब एक काम करें जरा जल्दी से आप लोग, इसी फॉर्मूले के थ्रू आपने सैंपल साइज मुझे कैलकुलेट करके देना है। प्रीवियस प्रेवलेंस अननोन है और डिनोमिनेटर यानी मार्जिन ऑफ एरर 5% है। जी का आंसर भी मैंने आपको बता दिया 1.96, उसका स्केयर लेंगे तो 3.84 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएं। अच्छा वो मास्क है, मास्क अंदर पड़ा है तेरा? मास्क वो गाड़ी में गाड़ी में तो ठंडा था इधर कोई वो हारिस के पास नहीं है। किसे बुला लूं? जयान उनको बॉडी कर लो, तो पकड़ना एक मिनट में बस इसको दबा दो। चलो जी, ऑन करो जयान, ऑन करो। आपने पावर स्विच ऑफ कर दिया है। ऑन करो जयान, इधर से नहीं बेटा, उधर से। जयान ऑन करो, टक बटन ऑन करो जाओ। ये तुम्हारा जयान इधर आए, इधर आए। जयान आज 4,500 रुपये देना है PCR। 4,500।
ये पकड़ रूल फाड़ ना दे यार, कहीं ऊपर कहीं रख दे। Okay. यस मैम। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड की जरा बोले। मैम z की जगह 1.96 स्क्वायर, ठीक है, p की जगह 0.5, ठीक है, q गुड, की जगह भी 0.5 वेरी और गुड, ठीक e की जगह पे 0.005 उसका स्क्वायर है। ठीक है। वो स्केयर और ले आंसर नहीं, यस मैम। आपने स्केयर किसका लिया? मैम वो जो नीचे e था उसका स्क्वायर 5% का ना, 0.05, 0.05 का स्केयर, ठीक है। ये क्या आया आपका? 384। ठीक है, इसका स्केयर वैसे 0.0025 होना चाहिए। यस मैम, वो स्क्वायर उसका वो आया, ये ओवरऑल सैंपल साइज। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, गुड। तो इसका भी, और अगर आपने मैन्युअली करना है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन का सैंपल साइज। क्या करूं मैं आज तो उसने मुझे गुस्सा दिला दिया इस इंटरनेट ने। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आज। आज मैं कमरे के हर कोने में बैठ के देख लिया मैंने। जी, अब बताएं, कुछ बेहतरी आई? यस मैम, अब ठीक आ रही है। यस मैम, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रही थी? अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ जी कि प्रीवियस प्रेवलेंस नोन है, ठीक है, और 30% है, फिर इसी डाटा में क्या चेंज आएगी जो भी आपने कैलकुलेशन की है, उसमें क्या चेंज होगी, क्या मॉडिफाई करेंगे आप लोग? मैम p और q को मॉडिफाई करेंगे। जान शूज 30% के लिए क्या डाटा एंटर होगा? मैम p 0.3 होगा और q 1 माइनस p होगा 0.7। मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। 1.96 multiply by 0.3 जी, जी, into ठीक है, 0.7. बताएं क्या होगा? जो P है उसकी जगह मैं क्या एंटर करूंगी फिर बस के लिए? 0.3 मैम 0.3. 0.7 हो जाएगा, ठीक, गुड, फिर होगा 3.84 आएगा। चेक करें, कैलकुलेट करके देखें। आगे वो देखो, आगे मजाक क्या हो गया? वो देखो, देखा? इधर आओ, इधर आओ जल्दी। जल्दी आओ, इधर आ जाओ। क्या हो जाएगा? इधर आओ। बैठ जाओ। आवाज आ रही है आपको? मैं वही इधर ही। यस मैम। जी बताएं, 30% के साथ कैलकुलेट किया तो क्या आंसर आया? 164.6। ठीक है, ठीक है। तो अब आपने सेम भी देखी और आपने मैनुअली भी देखी है। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन। मुझे ये बताएं
कि मैनुअली कैलकुलेट करने में क्या लिमिटेशन एक है जो ऑनलाइन में नहीं है? टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, ये तो है। ये तो है, ठीक है। मैम एरर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एरर के चांसेस कैलकुलेशंस में। ज़्यादा होते हैं। दूसरा इसमें थोड़ा-सा इस फ़ॉर्मूले में ये प्रॉब्लम है कि अगर पॉपुलेशन नोन है, नंबर आपको पता है, तो वो आप इस फ़ॉर्मूले में नहीं यूज़ कर सकते। ये अननोन पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है। मैं इधर ही हूँ प्रीवियस में ना, कहीं भी पॉपुलेशन इधर ही आपसे हूँ, पूछी नहीं इधर गई ही। फ़ॉर्मूले में। ठीक है? यस यस मैम। मैम। जाओ, मम्मी है ना, ओके। तो ले जाओ। अच्छा, अब आर्टिकल आप लोगों से अच्छा जी, ये जो फ़ॉर्मूला अभी हम कर रहे थे ना, ये हाँ, शूज मैं में आपके लो साथ ना, मैं बस अपने स्क्रीन कपड़े शेयर चेंज करती कर। हूँ, चलो शुरू कर। जिसमें शुरू अभी आप पहले आई एम वैल्यूज़ गोइंग आउट। पुट कर रहे हैं। ज़ी स्क्वायर ये तो मैंने आपको कहा है कि स्टैंडर्ड है। ये तो 1.96 का स्क्वायर ही लेना है आपने। डिनोमिनेटर भी आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट दिस इज स्टैंडर्ड। हम 5% पे काम करते हैं। परसेंटेज जब रिमूव करके हम उसको ऐड करते हैं फार्मूला में तो वो 0.05 बन जाता है। यानी डिनोमिनेटर में नीचे हमने ई स्क्वायर की जगह 0.05 का स्क्वायर लिखना होता है। दो बातें रह जाती हैं इसमें फिर, स्मॉल पी एंड क्यू। ये जो पी है इसका मतलब है कि जो भी आपका आउटकम वेरिएबल है उसकी प्रेवलेंस प्रीवियस रिसर्चेज में जो आपके सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में हुई हो। जैसे अगर आप स्ट्रेस मेजर कर रहे हैं, आप किसी भी क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिए आप कर रहे हैं कोई काम, व्हाटएवर यू आर डूइंग, उसको आपने देखना है कि प्रीवियसली क्या पाकिस्तान में ऐसा काम हुआ है? अगर हुआ है तो उनका क्या रिजल्ट आया था? रिजल्ट वो परसेंटेज में होना चाहिए और होगा। उस परसेंटेज को आपने स्मॉल पी की जगह लिखना होता है बाय रिमूविंग परसेंटेज। वो जो भी आंसर होता है परसेंटेज रिमूव करने के बाद 1 माइनस दैट नंबर, वो क्यू का आंसर होता है। ठीक है, अब ये सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आज आपके साथ कोई आर्टिकल शेयर हुए? सीआरस ने कोई किए शेयर आपके साथ आर्टिकल? नो मैम, अभी तो नहीं। नो। अगर कर सके फॉरवर्ड माजबीन एंड अरूज, मैं स्क्रीन शेयर तो कर दूं लेकिन मैम उससे आपने फिर वो ईमेल किया होगा हुआ है नहीं ना? काम। जी, ईमेल किया हुआ है ना मैम आपने आर्टिकल? आर्टिकल मैंने अपलोड किए थे आई अच्छा, थिंक। चलें वो वाले आप। ड्राइव पे चेक करें। ओके मैम, मैं वो आर्टिकल उठा लेती आर्टिकल 3 होगा फार्मेसी से रिलेटेड। हूँ। ओके मैम। जी, वो आप ज़रा करें शेयर। अच्छा, आपने ये करना है कि ये आर्टिकल अभी शेयर हो जाता है आपके साथ, उसमें आपने मेथड्स का जो सेक्शन है, मेथड्स का सेक्शन जब आप खोलेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ से थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट होगा सैंपल साइज कैलकुलेशन का काम। यानी सैंपल साइज कैलकुलेशन आपने चेक करनी है इस आर्टिकल में कैसे हुई है, ये रीड करके आपने बताना है मुझे। सीआर मुझे कंफर्म कर दें जब फॉरवर्ड हो जाए आर्टिकल। मैम कर दिया है। ठीक है, ओके। तो जी अब खोल लें सब आर्टिकल, उसमें मेथड्स पे आ जाएं और मेथड्स के बाद थर्ड पैराग्राफ होगा मेथड्स का, द सैम्पलिंग फ्रेम। यहाँ से रीड करेंगे आप और नेक्स्ट कॉलम में जहां तक सैंपल साइज कैलकुलेशन चल रही है इनकी वो रीड करें और ये बताएं कि इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया सैंपल साइज।
जी, रीड कर लिया? मैम कर रही हैं अभी। ओके, ओके। जी, अब रीड कर लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सबने कर लिया रीड? यस मैम। अच्छा जी, ये स्टूडेंट कौन-कौन से हैं जी? ज़किया परवेज़ आवाज़ आ रही है आपको? ज़किया परवेज़, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। आपने रीड किया है? मैम बहुत ब्लर है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। और बाकी सबको? नेट डिस्टॉर्शन हो गई थी, मैंने अभी कनेक्ट किए। अच्छा जी, तो ये ब्लर क्यों आ रहा है वैसे? ब्लर क्यों है? मुझे समझ नहीं आ बाकी रही। सबको प्रॉब्लम हो रहा है रीडिंग में? यस मैम, थोड़ा-थोड़ा ब्लर आ रहा है ये इसके पीछे। यस मैम, मैम, ये जो है ना, इसके पिक्चर्स बहुत डिस्टॉर्टेड से हैं। मैम मैंने नहीं, इनकी आर्टिकल मैंने तो जी मैम मैंने इनकी स्क्रीनशॉट्स ली थी, जी तो उसके बाद मैं अभी शेयर ही करने लगी थी, तो लेकिन वो अब गायब हो गया है। ड्राइव से ही गायब हो गई आपकी जो आर्टिकल है ना, वही मैं देख आर्टिकल। रही हूँ। हाँ जी, वही मैं देख रही हूँ कि वो किस तरह गायब हो गया है। तो वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा। आप भी बेशक चेक कर लीजिए, वो गायब हो गया है अभी। रुके एक सेकंड।
मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके सबसे अच्छा, पहले चले जल्दी से रुके सेंड किया था, तो उसके बाद मैंने शेयर करना था लेकिन वो गायब हो गया। ठीक है, इट्स नॉट ओपनिंग अगेन। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ईमेल कर दूंगी। अच्छा बताएं, ये स्क्रीन शेयर हुई आर्टिकल की? कैन यू सी आर्टिकल? जी मैम हो गई। यस मैम। यस मैम। अब बताएं, मुझे आर्टिकल नजर आ रहा है? यस मैम आ रहा है। सॉरी, सेकंड कॉलम में आपको लिखा नजर आ रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। यस आ मैम। यस रहा है? मैम। चलिए यस जकिया, मैम इसको जकिया प्लीज रीड इट, ठीक है? खुद से आप रीड कर लें जल्दी से, और फिर मुझे बताएं क्या समझ आया। ओके। मैम इसमें है कि पॉपुलेशन साइज जी, दिया हुआ है ठीक है, गुड, 506 और ठीक है, जो सैंपल साइज कैलकुलेट किया गया है वो है 224 सही। और और इसमें जो 50% क्या चीज है? prevalence 224 के लिए 50% यूज किया है, 50% क्या चीज है? मैम ये जो प्रेवलेंस है ठीक है, ये प्रेवलेंस अननोन है मतलब, या ये वाकई कोई फिगर है, ये इसकी कोई रियलिटी है? मैम अननोन है ये। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। चले, अब कोई और बताएं जी, और कौन से स्टूडेंट है? तो नाइजा है? नाइजा, आर यू प्रेजेंट? यस मैम। चलो नाइजा, एक तो सैंपल साइज कैलकुलेशन बता दी जकिया ने, विच इज 224। इसमें एक और कैलकुलेशन भी है, ये दो क्यों है मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन सेकंड जिसमें आंसर 310 आया है, ये किस तरह से आया है? मैम इसमें जो परसेंटेज दिया है यहाँ पे जो जी, प्रीवियस प्रेवलेंस है हमारे पास 29%, वो वहाँ पे चेंज हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पे सैंपल साइज हमारे पास जो रिजल्ट में आया वो 310 है। सही, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह से इन्होंने काम किया, बेसिकली इन्होंने दो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। मोस्टली वैसे हम थीसिस में या रिसर्चेज में, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। यस जी जी, मैम। ओके। तो मोस्टली वैसे रिसर्च में हम एक ही को यूज कर रहे होते हैं, दो नहीं करते। ये क्योंकि आर्टिकल है, उसके लिए थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट काम चाहिए होता है, क्लैरिटी चाहिए होती है। तो उनके जो दो ऑब्जेक्टिव थे, दोनों के लिए उन्होंने सैंपल साइज कैलकुलेट किया, और जिस कैलकुलेशन में नंबर बड़ा आया है उसको यूज किया है। पहला वाला जो यहाँ पे था, फर्स्ट जो आपके पास पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट जो आपके पास पॉइंट है वो आपके पास है जी के द प्रोपोर्शन ऑफ फार्मेसीज मीटिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव तो इनका यही था कि जी कितनी परसेंट फार्मेसीज हैं जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही हैं। उसके लिए इन्होंने कहा है जी ऐसा पहले कोई काम ही नहीं हुआ तो हम 50% ले रहे हैं। फिर सेकंड इनका जो ऑब्जेक्टिव है, फॉर एसोसिएटेड फैक्टर्स, आपको 224 के बाद नजर आएगा लिखा हुआ, for associated factors, assuming the prevalence of an unqualified proprietor in pharmacies। अब इसका रेफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सिमिलर काम हुआ है कहीं। ब्रैकेट में उन्होंने 2 मेंशन किया हुआ है जो रेफरेंस है, और उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग 29% परसेंटेज यूज हो रही है। ये क्लियर हो रहा है? मैम Yes, पॉपुलेशन ma'am. साइज तो सेम है ना 506? वो सेम है जी जी, वो सेम है दोनों के लिए। पॉपुलेशन साइज इज सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव्स, फॉर बोथ कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अब लेकिन मोस्टली जब हम काम करते हैं, ये क्योंकि आर्टिकल है उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है जरा, और वैसे भी हम काम अपना जरा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, उसमें होता है कि हर एक पॉइंट हम क्लियर करें वट एवर वी डिड। लेकिन जब आप थीसिस के लिए करेंगे तो किसी एक ही फार्मूले का, किसी एक ही आई मीन यूज करेंगे प्रेवलेंस को, और वो वही होगी कि जिससे आपका नंबर हायर आएगा। अब जिस तरह फॉर इंस्टेंस ये अगर किसी का थीसिस होता, अगर ये किसी स्टूडेंट का थीसिस है तो उसमें भी वो कैलकुलेशन में भी दोनों तरीके से करे, लेकिन मेंशन वो किसी एक तरीके को ही करेगा, दोनों नहीं मेंशन करते थीसिस में। यू हैव टू मेंशन जस्ट वन प्रोसीजर। और इसमें जो हायर नंबर जिससे आया है जिस कैलकुलेशन से, वही इन्होंने फर्दर यूज किया है 310, यानी सैंपल साइज इस रिसर्च में 310 है।
ये क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बता दें कि समझ आ गया आप लोगों को कि सैंपल साइज कैलकुलेट कैसे करना है और उस कैलकुलेशन को हमने लिखना भी कैसे है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हाउ टू राइट। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सैंपल साइज कैलकुलेशन तो हो गई। ठीक है, आपका सैंपल साइज 380 आया है, 400 आया है, जो भी आया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू collect your sample, how to pick out your respondents। वो अब हम कैसे करेंगे, यानी सैम्पलिंग प्रोसीजर हमने क्या यूज करना है। अब सैम्पलिंग क्राइटेरिया या सैम्पलिंग टेक्निक बेसिकली ये दो तरह से होंगी, ईदर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी के आपने जितने भी लॉज पढ़े हैं वो सब एप्लीकेबल हैं। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं तो उसके थ्रू जो हमारी फाइंडिंग्स आती हैं वो ज्यादा साउंड होती है और उनका कोई ग्राउंड होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि हम खुद ही कन्फेस कर रहे हैं दैट दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के कोई लॉज उस पर एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते, तो इसलिए उससे जो भी हम इन्फ्रेंस लेते हैं वो इतना साउंड नहीं होगा, स्टैटिस्टिकली इतना साउंड नहीं होगा। लेकिन ये जहन में रखें, अक्सर स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि शायद नॉन प्रोबेबिलिटी जो है ये अच्छी चीज नहीं है और प्रोबेबिलिटी अच्छी चीज है। इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी बात है कि कहाँ आप क्या चीज यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं तो फिर फॉर श्योर यू हैव टू यूज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फिर आप नॉन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आपने किया है तो वो रिसर्च ही आपकी क्वेश्चनेबल है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल आप ओपीडी में रिसर्च करना चाह रहे हैं पेशेंट्स के साथ, अब ओपीडी में आपको नहीं आइडिया कि किस पेशेंट ने कब आना है, कौन सा पेशेंट आपको कैसा मिलेगा, उसमें आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, जो मिला आपको आपके क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहा है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने बनाया है जो उसे फुलफिल करता है आप लेते जा रहे हैं, उसमें कोई आप रेंडमाइजेशन कर ही नहीं सकते। तो वो तो आपकी एक मजबूरी है। अगर इस तरह से है कि आपकी रिसर्च हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ, तो फिर आप करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी और उसमें फिर कोई अच्छे बुरे की बात नहीं होती। ये क्लियर हो रहा है? यस 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 मैम। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं जी कि प्रोबेबिलिटी या जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पे सिंपल रैंडम है, जल्दी से आप लोग बताते जाएं सिंपल रैंडम मतलब ये कैसे होगा। मैम अगर मुझे करनी रैंडमली है। जो जी जी। मैम रैंडमली अपने जो पॉपुलेशन होती है उसमें से हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, सैंपल मैम रैंडम जैसे टेबल यूज करते हुए। एक हैट में लॉटरी जितना लॉटरी मेथड मेथड की तरह। Yes, लॉटरी ma'am. सिस्टम ठीक है, मैम एक लॉटरी हैट मेथड की तरह है, काफी रोटरी सिस्टम भी है मैम, कंप्यूटराइज सिस्टम भी है मैम। एक हैट में हम कंप्यूटराइज डिफरेंट भी बता है। देते हैं और हम कोई भी एक चूज करके वी कैन डू इट। सही, ठीक है। तो अब अच्छा ये जब हम करेंगे रैंडमली, ये जिस तरह से आपने लॉटरी मेथड भी कहा है, इसके लिए डू वी नीड सैम्पलिंग फ्रेम के बगैर भी हो जाएगा? सैम्पलिंग सैम्पलिंग फ्रेम फ्रेम में नहीं होगी? लिस्ट होगी तो उससे ही होगा। पॉपुलेशन को हम हाँ, नंबर्स गुड देंगे और फिर सैम्पलिंग उठाएंगे। फ्रेम गुड। की मैम पूरी लिस्ट होगी, उसमें से क्लिक करेंगे, जो नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू। वेरी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जितनी भी मेंशन है, इनके लिए आपको एक सैम्पलिंग फ्रेम चाहिए होता है। अगर सैम्पलिंग फ्रेम बन ही नहीं सकता तो फिर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी नहीं कर सकते, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, ओके। एक तो सिंपल रैंडम हो गया, सिस्टमैटिक बता देंगे क्या होता है। nth नंबर मैम मैम हम करते हैं, nth नंबर होता है। ये भी सिंपल रैंडम की तरह ही होता है, बस ये कि इसमें हम एक ऑर्डर बना लेते हैं कि हर सेकंड नंबर लेना है या हर थर्ड नंबर लेना है, इस तरह से आप इसको फॉलो करते हैं। इसका भी वो एक फॉर्मूला होता है, उसको आप पहला वाला तो रैंडम होता है और उसके बाद बस से रैंडम फिर होता है, nth बिल्कुल। नंबर। पहला आपने रैंडमली लेना है और उसके बाद फिर आप देखते हैं जी कि हर आपने दूसरा नंबर लेना है, पांचवा लेना है, वो जो भी कैलकुलेशन से आपके पास आता है। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये कब करना जरूरी होती है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, हम इसमें स्ट्रेटास बनाते हैं ना, जो ठीक है। ये डिफरेंट क्यों बनाने पड़ते हैं हमें? समटाइम्स वी हैव टू मेक स्ट्रेटा वाई। मैम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है। डिफरेंट हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए गुड। इसका क्या प्रोसीजर होता है बनाने का? आई मीन इसका जो डाटा लेना है वो किस तरह से लेते हैं?
जैसे फर्ज करें हम क्या लें एग्जांपल, हम चले ये एमएसबीए स्टूडेंट्स की बात करते हैं और इसमें हमने 2 स्ट्रेटा बना दिए बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अब ये तो मैंने स्ट्रेटा बना दिए है ना, मैं बस ऐसे बता रही हूँ आपको। अब प्रैक्टिकली मैं कैसे स्टार्ट करूंगी ये काम? डेटा मैम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट जो उसके मेंबर्स होते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनकी जैसे grouping कर मॉर्निंग देते और हैं। इवनिंग सेशंस हैं, मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस होंगे, मॉर्निंग वाले लेंगे फिर इवनिंग वाले स्ट्रेटास होंगे। नहीं देखिए, स्ट्रेटा तो मैंने डिफाइन कर दिया है। मैं आपको कह रही हूँ कि जी 2 ही स्ट्रेटा है, मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। अब मैं बॉयज कितने लूँ, गर्ल्स कितने लूँ, ये कैसे पता चलेगा? सैंपल साइज फॉर एग्जांपल मेरा 200 है, मैं इक्वल इक्वल कर लूँ या क्या करूँ? यस मैम, इक्वल ही होगा। कोई और गैस इसके अलावा? हम सैंपल साइज को नंबर ऑफ स्ट्रेटा से डिवाइड करेंगे और फिर इसमें आप लेंगे ये हर काम स्ट्रेटा से। करेंगे, इसमें आप ये काम करेंगे, सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट्स काउंट करेंगे। नोन पॉपुलेशन अगर आपकी बन रही है ना, नोन पॉपुलेशन अगर बन रही है, मैं उसके लिहाज से बता रही हूँ। आपने सबसे पहले टोटल जो स्टूडेंट्स उसका नंबर काउंट करना है, फिर आपने ये काउंट करना है कि मेल स्टूडेंट या बॉय स्टूडेंट वो कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज ये न्यूमरेटर होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर होगा, और मल्टीप्लाई आपने इसको करना है जो आपका सैंपल साइज है। इससे जो आंसर आएगा, इतने आपको बॉय स्टूडेंट चाहिए टू कलेक्ट योर डाटा। फिर इसी तरह से आपने गर्ल्स के लिए करना है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वो न्यूमरेटर होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज। यानी सिर्फ न्यूमरेटर एक चेंज हो रहा है, मल्टीप्लायर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। ये समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा जी, ये सर्टिफाइड हो गया। आगे क्लस्टर पे आ जाएंगे, क्या होता है? हम होमोजेनियस क्लस्टर्स बनते हैं और इस क्लस्टर्स में यू टेक द होल एंटायर क्लस्टर। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कोई में मैं क्लस्टर में आप बीच में से सिलेक्ट करते हैं, मगर क्लस्टर रैंडम में यू टेक द एंटायर क्लस्टर्स। ठीक है, कोई एग्जांपल क्लस्टर मतलब कैसे मैं बनाऊं? मैं कोई किसी रिसर्च के साथ चले करें इसको लिंक, क्या टॉपिक में हम? कोई टॉपिक बोले रिसर्च करने की, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा अभी, कोई बताए। अच्छा, आज कोई बॉय स्टूडेंट में से कोई नहीं है? सारे स्टूडेंट्स नहीं बोलते, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका आता है इनपुट। वेयर आर अदर्स? ऑनलाइन तो 20 वक्त काफी है। युसरा फातिमा, आप अभी हैं ऑनलाइन? यस मैम। डॉक्टर इनायत, जी डॉक्टर इनायत, आप अभी ऑनलाइन वाकई हैं यहाँ पे? जी मैम। जी डॉक्टर इनायत, कोई रिसर्च टॉपिक बोले जो आप करना चाहते हो। मैम मैम प्रोस्टेट ओल्ड एज जो मेल पॉपुलेशन है उसमें क्लस्टर होगा। अच्छा, अब यानी आप इसे ये कह लीजिए कि हम रावलपिंडी सिटी में काम करना चाहते हैं। तो फिर इस तरह से करें ना। अब क्योंकि हमारा जो एरिया है रिसर्च का वो हमने लिया रावलपिंडी सिटी। अब पूरा सिटी या तो हम कवर कर लें अगर इतनी फंडिंग है, जो आमतौर पर इतनी नहीं होगी, मुश्किल होगा आपके लिए, तो बेहतर फिर ये है कि हम रावलपिंडी सिटी को डिफरेंट क्लस्टर्स में, जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। मैम ठीक है, अब वो डिफरेंट जोन्स हम कैसे कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं रावलपिंडी में, जरा बताएं तो।
एरियाज डिवाइड कर लें। सोसाइटीज को मैम डिवाइड करेंगे। सोसाइटीज बना सकते हैं हम, कैंट। बिल्कुल हम ये भी कर सकते हैं कि हम रावलपिंडी सिटी का मैप लें, उस यस मैप मैम, को उनका हम उस जोनल मैप के ऊपर मैप। डिस्ट्रीब्यूटिंग करें, यस मैम। ठीक है। लेट्स से कि 5 6 7 जितने हम समझते हैं कि हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं उतने हमने क्लस्टर्स बना लिए। अगर हम किसी गांव में कर रहे हैं तो वहां पे यूनियन काउंसिल्स को हम ले लेते हैं। ये सारा हम मैप पे करते हैं काम, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपने टोटल क्लस्टर बनाए हैं, लेट्स से यू मेड 7 क्लस्टर्स आउट ऑफ दिस होल रावलपिंडी सिटी। अब 7 क्लस्टर्स में से आपने रैंडमली लेना है इतना नंबर कि ऑलमोस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन हो जाए रावलपिंडी सिटी की। वो आपने कहा जी कि अगर मैं आउट ऑफ 7 अगर मैं 4 भी ले रहा हूं तो ठीक है, काफी इसमें हो जाएगा नंबर। और वो नंबर आपने क्लस्टर्स का रैंडमली लेना है। 7 अगर क्लस्टर्स हैं उनको नंबरिंग की हुई आपने 1 to 7, रैंडमली उसमें से आपने कोई 4 पिक करने हैं। क्लियर हो रहा है? यस मैम ये हमेशा हम Yes, ma'am. एक सिटी की पॉपुलेशन और एक कंट्री की पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग। मोस्टली इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि कोई एरिया बड़ा होगा तभी हम क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं, अदरवाइज तो जरूरत नहीं रहती। वरना तो ये होगा कोई इंस्टीट्यूशन जैसे हॉस्पिटल्स हैं, आपने कहा जी कि कोई ऐसा काम है जो हॉस्पिटल बेस्ड है, उसमें तो आप हॉस्पिटल की लिस्ट निकालेंगे पहले। आपने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों लेने हैं, पब्लिक हॉस्पिटल की भी यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी लिस्ट बनाएंगे रावलपिंडी में, और उसकी प्राइवेट की भी। अब वो जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें से पहले तो आपने रैंडमली नंबर ऑफ हॉस्पिटल लेने हैं। लेट्स से कि आपने कहा जी कि 2 पब्लिक ले लिए और 4 मैंने प्राइवेट ले लिए, क्योंकि प्राइवेट का नंबर ज्यादा था टर्शियरी केयर का। ठीक है। ये एक स्टेज हो गई। मैम डिस्टॉर्शन हॉस्पिटल में है। जाके डेटा कैसे ले, स्टेज कहते हैं, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी मैम अभी आ रही है। ठीक है। तो ये जो मैं आपको कही थी कि जिसमें एक स्टेज से ज्यादा में आपने सैम्पलिंग करनी है, जैसे पहले कोई इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने थे रैंडमली और उसके बाद उन इंस्टीट्यूट्स में से आपने रिस्पोंडेंट्स लेने हैं, इसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। ये स्कूल्स में भी हो सकती है, ये हॉस्पिटल्स में भी हो सकती है, डिफरेंट पॉइंट्स पे हो सकती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक तो ये बात क्लियर है हमें कि इसमें कुछ रैंडमली नहीं करना, सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होगा आपके पास। पहला आपके पास जो यहाँ पे नाम है, दिस इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है बस आप उसको लेते जा रहे हैं इजीली। पर्पसिव सैम्पलिंग ये भी ऑलमोस्ट इसी तरह से ही है कि जो पर्पस है आपका, जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसके मुताबिक ही आपने पिक करना है रिस्पोंडेंट। फिर एक कोटा सैम्पलिंग है। कोटा सैम्पलिंग ये काफी हद तक सिमिलर होता है स्ट्रेटिफाइड से। कुछ आइडिया है क्या होगा ये कोटा सैम्पलिंग कैसे होती है? मैम जिस तरह मेल फीमेल्स डिवाइड हो जाते हैं या कोई जॉब आती है यूएनडीपी की, अगर बनू साइड पे है तो मैम कोटास डिफाइंड होते हैं कि मेल कोटा ज्यादा होगा, फीमेल कम। और मैम जॉब नेचर के मुताबिक, जैसे फैमिली प्लानिंग की बेस में अगर कोई रिसर्च है तो फीमेल कोटा ज्यादा होगा, मेल कम। तो मैम इस तरह से होता है, या प्रोविंस वाइज भी कोटा होता है, पंजाब सिंध एनडब्ल्यूएफपी केपी के, मैम इस तरह कोटा। ठीक है, यानी है ये उसी तरह से जैसे स्ट्रेटिफाइड बने स्ट्रेटा ही होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की होती, बस आपने खुद ही से ही एक डिफाइन किया होता है कि हमने इतने परसेंट ये लेना है, इतना परसेंट ये लेना है, डेट्स इट। जो स्ट्रेटिफाइड है उसमें तो हम एक कैलकुलेशन करते हैं ना, मतलब वो प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है, वो डिसप्रोपोर्शनेट भी हो सकता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आपने खुद ही डिफाइन कर दिया होता है कि 30% मैंने गर्ल्स लेनी है और रिमेनिंग परसेंट बॉयज का होगा, तो फिर हम इसे कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। ये क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, लास्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये क्या होता है? मैम हिडन पॉपुलेशन के लिए जो हम करते हैं, लाइक जैसे ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, इस तरह से इसमें पहले। यस मैम। यानी शुरू में आपने कोई 1-2 रिस्पोंडेंट्स में से आपने लेने हैं
उसके बाद आगे से आगे वो फिर आपको बताते जाएंगे, Yes, मैम, ग्रेजुअली through ग्रेजुअली links नंबर and ज्यादा होता contact. जाएगा। ये डायरेक्टली में मैम बिल्कुल उन लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। नहीं होता बिल्कुल, इसे भी हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, अब ये रिवीजन का आपका हो गया है लेक्चर कवर सेकेंड वीक। नेक्स्ट अब आपका इंशाल्लाह जब सेशन होगा उसमें फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनर डिजाइनिंग से।